संघ चालक जी, महानगर संघ चालक जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं हल्द्वानी परिसर के सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधु तथा उनके आत्मीय परिवारगण, हम सब संघ के स्वयंसेवक और उनके परिवार है। तो हम ये जानते हैं कि अपने देश के संपूर्ण समाज को, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए संघ का काम चलता है। और हम ये भी देखते हैं कि संघ के कार्यक्रमों में सब पुरुष ही रहते हैं। अब संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो भारतीय समाज में तो 50% तो महिलाएं हैं। तो केवल पुरुषों का संगठन पूरे समाज का नहीं हो सकता, परंतु केवल पुरुषों का दिखना ये केवल कार्यक्रमों की बात है। कार्य में तो पूरा परिवार रहता है, क्योंकि अपने देश में ये परंपरा है, किसी भी समाज में जन्म लेने के बाद जीवन का सामना करने की तैयारी करने के लिए समय लगता है। तो सभी व्यक्तियों के आयुष्य के पहले कुछ वर्ष तैयार होने में जाते हैं। जीवन जी लेने के बाद एक समय ऐसा आता है जब जीवन में जो कुछ भोगना है भोग लिया, जो कुछ दायित्व आते हैं उनका निर्वाह कर लिया, अब नई पीढ़ी आ गई, उनके हाथों में सौंप दिया और हम सलाह मशविरे के लिए उपलब्ध है, ऐसी एक अवस्था आती है। और इसके बाद की भी एक अवस्था की कल्पना अपने यहां पर है कि अब जीवन का सारा अनुभव ले लिया, अब ये जो लौकिक जीवन है उससे निवृत्त होना और केवल साधना में, भगवान में ही मन लगाना। अब ये जो तीनों बातें हैं, तैयार होना, वो व्यक्ति से संबंधित है, वो अपने को तैयार करता है और सारे दायित्व पूरे होने के बाद जो चल रहा है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपने अधिकार सौंप देना नई पीढ़ी को, तो एक तरह से वो भी शांत बैठता है। और चौथे आश्रम में वो जाता है, वो तो जीवन से अलग ही हो जाता है, लौकिक जीवन से। तो इस समाज का जो जीवन चलता है, पढ़ने वालों का भी चलता है, रिटायर्ड लोगों का भी चलता है, सन्यासियों का भी चलता है, वो किसके भरोसे चले? तो तैयार होने के बाद की जो अवस्था है उसको अपने यहां कहा गया है गृहस्थाश्रम। 4 आश्रमों की कल्पना है। जन्म लेने के बाद मनुष्य बनकर जीवन का सामना कर सके इतना तैयार होना। 100 वर्ष के आयुष्य की कल्पना है तो 25 वर्ष इसमें जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। उस समय जीवन के सुखोपभोग वगैरह की ज्यादा इच्छा नहीं करना, व्रतस्थ जीवन तैयार होने के लिए। जैसे परीक्षा में पढ़ाई वगैरह करके पास होना है तो उतने समय तक जिसको पास होना है वो लगा रहता है पढ़ाई में, वो सिनेमा टीवी वगैरह देखता नहीं, सारा समय पढ़ाने। वैसे 25 साल हमको तैयार होना है तो सारा परिश्रम तैयार होने के लिए, विद्यार्जन करने के लिए, सामर्थ्य अर्जन करने के लिए, योग्य बनने के लिए।
उससे भटकाने वाले सुखोपभोगों की इच्छा उस समय नहीं करनी। बाद में जो दूसरा है वो गृहस्थाश्रम है, विवाह वगैरह करके घर गृहस्थी परिवार बसाना, और इस परिवार पर दायित्व रहता है, गृहस्थाश्रम पर दायित्व रहता है कि बाकी 3 अवस्थाओं में जो लोग हैं उनकी संभाल करे, उनका पोषण करे। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का आधार है। तो गृहस्थाश्रम यानी कुटुंब जीवन है। इस कुटुंब का बड़ा महत्व अपने यहां है। जैसा मैंने कहा, समाज का पूरा जीवन चलता है उस कुटुंब के आधार पर चलता है। कुटुंब में माता पिता पुत्र कन्या ये रहते हैं। माता पिता के माता पिता भी हो सकते हैं, और विवाह होने के बाद पुत्र कन्याओं के भी पुत्र कन्याएं हो सकती है। सारी दुनिया में ही है। अपने यहां उसको गृहस्थ आश्रम कहा गया है, लेकिन फैमिली के नाम से सारी दुनिया में जाना ही जाता है। लेकिन दृष्टिकोण का थोड़ा फर्क है। अपने यहां पर सब पढ़ने वाले, सब रिटायर्ड लोग और ईश्वर की साधना में अथवा समाज के कल्याण के लिए परिव्रज्या करने वाले लोगों में आने वाले सन्यासी, इनके पोषण का भार गृहस्थ वहन करता है। तो ये सब लोग अपने रिश्तेदार नहीं है, रिश्तों का संबंध नहीं है, लेकिन उनका दायित्व कुटुंब का है। पश्चिम में फैमिली का दायित्व फैमिली तक सीमित है, और एक अच्छी फैमिली होने के लिए नागरिकत्व के नियम पालन करके रहना, टैक्स वगैरह समय पर देना, ये सारी बातें, लोगों को उपद्रव न हो ऐसा रहना, इसको माना जाता है। वो भी अच्छा है, परंतु हम यहां रुकते नहीं, हम आगे जाते। हम ये कहते हैं कि आपको अपने कुटुंब की चिंता तो करनी ही है, लेकिन ये कुटुंब को हमने परिवार क्यों कहा? क्योंकि कुटुंब केवल कुटुंब के भरोसे नहीं चलता। पिताजी कमाते हैं, माताजी घर देखती है, अथवा दोनों कमाते हैं, दोनों मिलके घर देखते, कुछ भी सोचिए आप, लेकिन केवल इससे घर नहीं चलता। घर के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। तो हेयर कटिंग करनी पड़ती है, तो कोई ना कोई नाऊ है जो वो काम करता है, वो हमारे कुटुंब का ही काम है, उसका काम नहीं है, वो हमारे लिए करता है, उसकी वृत्ति है वो। कपड़े अगर बाहर धोने के लिए जाते होंगे तो धुलाई करने वाला कोई लॉन्ड्री वाला है। घर में साफ सफाई, खाना बनाना वगैरह के लिए भी कभी कभी कर्मचारी हम रखते हैं, वो अपना घर चलाते हैं। घर है, उसका आंगन है, तो उसमें एक आम का पेड़ है, अथवा तुलसी बिरवा है, अथवा नीम का पेड़ है, जो कुछ है वो हमारे नित्य साहचर्य के कारण, सन्निधि के कारण अपने प्रिय हो जाते हैं। उस पर कविताएं लिखी जाती है, उसकी कहानियां बनती है। घर की बिल्ली, घर का कुत्ता, घर में गाय, घर में तोता, ये अपने नित्य जीवन का अंग बनकर रहते हैं। इन सबको मिला के होता है परिवार। कुटुंब के परिसर में कुटुंब पर निर्भर रहने वाले लोग, वो भी अपने हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड रिलेशन, वो नहीं है, परंतु हमारे यहां ब्लड रिलेशन ये एक भाग है कुटुंब का। वास्तविक तो कुटुंब वो है जो अपनेपन से जुड़ता है। उधर ऐसा नहीं है, उधर कुटुंब है ना ब्लड रिलेशन। और ऐसा भी कहते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है,
समाज ठीक चले, इसलिए माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, और नहीं पढ़ा सकते तो बच्चे कोर्ट में भी जा सकते हैं। परिवार में सबके अधिकार है, सबके अधिकार पूरे होने चाहिए। अधिकार नहीं होते पूरे तो परिवार को कोर्ट में खींचा जा सकता है। तो एक कानून आधार है, वो लिखित कानून हो संविधान तहत या परंपरा से आया हुआ कानून हो। और ये क्यों करना है? क्योंकि एक दूसरे पर हमारी निर्भरता है, इसलिए। और ऐसा हम निर्भरता को मानकर चलेंगे तो समाज ठीक चलेगा, ये तो सही बात है। लेकिन हमारे यहां केवल इतना नहीं है, ये तो है ही, सभी जगह रहता है। हमारे यहां कहा गया है कि हमारा अपनापन है, हमारा नाता है, हमारा संबंध है, हम जुड़े हैं। और इसलिए कानून हो ना हो, नियम हो ना हो, परिवार का कोई लिखित संविधान नहीं होता। संबंधों के आधार पर व्यवहार होते हैं। लोग अधिकारों की बात बाद में करते हैं, पहले कर्तव्य की बात होती है। एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को आत्मीयता पूर्वक, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से निभाना। छोटा भाई कहता है माताजी को कि वो बड़े भाई को ऐसा ऐसा दिया, आपने मुझे नहीं दिया। तो माताजी समझाती वो बड़ा है ना, उसको बड़ा काम करना है, इसलिए उसको दिया है, तुम बड़े हो जाओ तुमको भी मिलेगा। अधिकार की बात नहीं होती, योग्यता की बात होती है, दायित्व की बात होती है। और यहां तक नहीं होता, इस परिवार पर पूरे समाज की जिम्मेवारी है। ऐसा इसलिए है कि हमारी परंपरा में आज भी, आज तो वो बड़े बड़े कुटुंब रहे नहीं, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की ओर ही हम बढ़ रहे। जैसे एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहते, उससे पदार्थ अपने आप बन जाते आगे चल के। वैसे माता पिता पुत्र कन्या है तो बाकी समाज बनते जाएगा अपने आप, तो न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ऐसा होने के बाद भी हमारे यहाँ ये जो परिवार है या कुटुंब है, वो हमारी सामाजिक इकाई है। समाज में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना, इसका प्रशिक्षण कुटुंब व्यवस्था में होता है। छोटा बच्चा जन्म लेता है तब उसको संबंध मालूम नहीं रहते, उसको केवल भूख लगती है तो रोता है, दुखता है तो रोता है। 2-3 दिन में उसको ध्यान में आता है कि बार बार मैं जब रोता हूं, कुछ दुखता है या भूख लगती है, तो मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाली एक माताजी है, वो मेरी अपनी है। पहले उसको माता का परिचय होता है, फिर उसको लगता है दुनिया में मैं अकेला नहीं हूं, माताजी भी है। तो भूख लगी है तो भी रो रहा है, माताजी ने लिया तो कुछ समय के लिए क्यों ना हो शांत हो जाता है। फिर जब रोता है तो भूख लगी है बताने के लिए रोता है, भूख के मारे नहीं रोता है। उसको विश्वास है भूख पूरी होगी, माताजी आ गई। बाद में पिताजी का परिचय होता है, बाद में और रिश्तेदार सारे पता चलते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है, 5 साल तक तो पूरी स्वतंत्र रहती है, किसी को कुछ भी बोलता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी दौड़ता है, सुनता है नहीं सुनता है। लेकिन डांट डपट नहीं होती, लाड़ प्यार होता है, क्योंकि डांट डपट की उम्र नहीं है, वो अभी उसको बुद्धि नहीं आई, तो अभी उसका प्रशिक्षण चल रहा है। 5 साल के बाद फिर नियम वगैरह धीरे धीरे हम सिखाते, और कुछ छोटे मोटे काम भी उठाने को कहते। तो अपनों के लिए परिश्रम करना धीरे धीरे वो सीखता है, और उसको ये भी पता चलता है कि अपने केवल अपने रिश्तेदार नहीं है। घर के सामने कोई मांगने वाला आ गया तो घर के लोग, एक तो अपने आप परंपरा नहीं है खाली किसी को लौटाने की, आ गया कोई तो उसको कुछ ना कुछ देना है।
एक पैसा भी देना है या मुट्ठी भर चावल भी उसकी झोली में डालने हैं, तो घर के लोग छोटे बच्चे को भेजते देने के लिए। ये कहीं कोई लिखा नहीं है, किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है, स्मृति ग्रंथों में इसके कानून नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में ये उपदेश नहीं है, लेकिन संपूर्ण देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के अंदर ये सब मिलता है। रिवाज में है, परंपरा में है। छोटे बच्चों को ये मालूम होता है कि अपने घर में जो भरा पड़ा है वो केवल मैं और मेरे रिश्तेदार, मेरा कुटुंब, इसके लिए केवल नहीं है। जरूरतमंद समाज का कोई अपरिचित व्यक्ति आता है मांगने के लिए, तो इसी में से उसको भी देना है। ये सारा जो मेरा है वो मेरा नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस्य सिद्धनम। उपनिषद है, बड़ा तत्वज्ञान है। इसको समझने के लिए लोग पीएचडी वगैरह करते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहां सहज व्यवहार में कैसे उतारा है। वो बच्चा देखता है कि अपने घर का माल हम दूसरों को दे रहे हैं। मैं घर में ठीक ठाक रहूं इसलिए पिताजी फटी बनियान पहन के रहते हैं, नई बनियान खरीदते नहीं, क्योंकि आने वाली दीपावली में मेरा नया कुर्ता सिलाया जा सके। ये वो अनुभव करता है और उसको तेन त्यक्तेन भुंजी था यानी क्या, इसका अर्थ ध्यान में आता है। ये धन तुम्हारा नहीं है, ये सारा का सारा भगवान का है, उसने बनाया, उसका है, उसी के भोग के लिए। वो भगवान समाज रूप में हमारे सामने है, वो भगवान अपने परिवारजनों के रूप में हमारे सामने है। नर की सेवा करो, नर को भोग चढ़ाओ, उसको भोग चढ़ जाएगा। और ऐसा भोग चढ़ाने के बाद जो बचता है वो तुम्हारे लिए है। अपने पुराने आचरण में पंचयज्ञ का व्यवहार चलता था। घर में भोजन होने के बाद गाय को खिलाया जाता था, कीट मूंगी चींटी वगैरह इनके लिए डाला जाता था, कुत्ते को खिलाया जाता था, कौवे को खिलाया जाता था। फिर गृहस्थ गांव में घूम के आता था, पूछता था अपने गांव में कोई भूखा दरिद्री है क्या, या कोई बाहर से अतिथि आया हो। उस जमाने में होटल वगैरह तो थे नहीं, भोजन करना है तो ऐसा कोई है तो उसको साथ लेके घर में लेके आता था, सत्कार पूर्वक उसका भोजन कराता था, बाद में स्वयं भोजन करता था। अगर कोई नहीं है तो फिर घर में आकर भोजन करता था। तब तक गृहस्थ को भोजन की अनुमति नहीं है। तो पशु सृष्टि की चिंता की, कीटक सृष्टि की चिंता की, पक्षियों की चिंता की, घर की रखवाले करने वाले पालतू जानवरों की चिंता की। हमारा जीवन चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार से ये सृष्टि ये मदद करती है, वो भी हमसे संबंध रखती है, हमारा उससे संबंध है। एक तरह से घर में हमारी एक माता है, ये सृष्टि भी हमारी माता है। पर्यावरण के साथ अपना नाता है। पर्यावरण से लेना नहीं है, पर्यावरण को जीतना नहीं है, पर्यावरण को देते रहना है। उसके भोग के बाद जो बचा रहता है वो हमारा है। ये परिवार में आचरण होता था तो बच्चा धीरे धीरे सीखता था समाज प्रति अपना दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। मैं कमाऊं, कमाते तो थे ही। भारतवर्ष ईस्वी सन 1 से लेकर तो 17वीं सदी तक मुगलों ने अपनी देश की चलाई हुई लूट के पूरे होने तक दुनिया में आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न देश था, इसलिए तो सोने की चिड़िया कहलाता था। तो हमारे देश में लोग कमाते थे। मार्को पोलो, फाहियान ऐसे आए हैं, उन्होंने लिख के रखा है इंडिया एज दे सॉ, श्रीमती संध्या जैन की लिखा किताब है, उसमें उसका अधिकृत वर्णन है, उन्होंने क्या क्या लिख के रखा है। वो लिखते हैं कि यहां दरिद्रता है ही नहीं, कोई दरिद्री है नहीं, कोई भिखारी नहीं है,
कोई चोर भी नहीं है, चोरी की जरूरत नहीं पड़ती। लोग घर खुला रख के यात्रा में चले जाते हैं, घर की कोई वस्तु गायब होती नहीं, जरूरत ही नहीं है, इतनी समृद्धि है। हर व्यक्ति कमाता था, लेकिन प्रतिष्ठा कमाने की नहीं थी, प्रतिष्ठा बांटने की थी। आज भी अपने देश के धनी व्यक्तियों के नाम हमको केवल मीडिया के कारण पता चलते हैं, मीडिया के कारण पता चलता है। लेकिन मीडिया न देखने वालों को भी भामाशाह पता है। उसने अपनी संपत्ति को देश की स्वतंत्रता के लिए दान कर दिया, दान नहीं किया, अर्पण कर दिया, उसका अहंकार भी नहीं रखा। हमारे यहां ऐसे देने वाले धनपतियों की चर्चा होती है, केवल कमाने वालों की नहीं होती। अपने परिवार में अपने बड़ों का आचरण देखकर, अपने घर के रीति रिवाजों को देखकर ये सामाजिकता वो सीखता है। हमको बड़े समूह के साथ रहना है, हमको पूरी मानवता के साथ रहना है, हम अलग नहीं है, हम भी उसके एक अंग है। प्रकृति भी हमसे अलग नहीं, हम उसके मालिक नहीं है, हम उसके अंग है। ये जो सारी संपत्ति है, चल अचल, प्राकृतिक और स्व कष्टार्जित, वो मेरी नहीं है, मैं उसका ट्रस्टी हूं। इसका विनियोग सबकी भलाई के लिए करना, इसके लिए मेरे पास रहती है। उसको मैं बढ़ाता रहूं, उसका विनियोग ठीक करता रहूं, अपना भी जीवन उसके आधार पर चलाता रहूं। इसलिए हमारे यहां दान की कल्पना है। पश्चिम में चैरिटी शब्द आने के सदियों पहले से हमारे यहां दानवीरों की कहानियां, अपने प्राणों को भी बाजी लगाकर लोग दान करते। राजा रंतिदेव की कथा है, इतना दिया इतना दिया, देने को कुछ रहा नहीं। एक बार अकाल पड़ा, तो अकाल में सारी संपत्ति प्रजा के लिए लगाना, अपने लिए कुछ नहीं। तो 7 दिन में एक बार कटोरा भर सत्तू खा के राजा, रानी, राजकुमार और राजकन्या चारों जीवित थे। एक दिन 7वें दिन का सत्तू खाने के लिए चारों बैठ गए। सामने अपना कुत्ता लेके एक भिखारी आ गया। उसने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं मिला। तो राजा अपने हिस्से का सत्तू उसको दिया। उसने खाया, उसने कहा, महाराज बहुत दिन का भूखा हूं, पेट नहीं भरा। तो रानी ने दिया, बाद में राजकुमार ने भी दिया। फिर उसने कहा, मेरा पेट भर गया, लेकिन मेरा कुत्ता भूखा है। तो राजकन्या ने अपना हिस्सा उसको दे दिया। उसने कहा, महाराज आपने खाना तो खिलाया, पानी नहीं पिलाया। तो वो 4 गिलास पानी चारों का था, 7 दिन में एक बार पीने का, वो चारों उसको और उसके कुत्ते को पिला दिया। फिर भी वो खड़ा ही है, देख के राजा के आंखों में आंसू आए। तो कहता है कि महाराज क्षमा करना, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सारा ले लिया। आपको दुख देने की मेरी इच्छा नहीं थी, आपको दुखी करके अब मैं क्या करूं, कैसे आप। राजा ने कहा, अरे भाई दुखी मैं इसलिए नहीं हूं कि मेरा सब चला गया, मैं इसलिए दुखी हूं कि तू अभी भी खड़ा है, तू कुछ चाहता है, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मेरे आंखों में आंसू है। उसी रंतिदेव का वो प्रसिद्ध श्लोक है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। दुख से तप्त प्राणियों की वेदना का शमन करने का काम ही मुझे चाहिए। हमारे अपने परिवार में ये शिक्षा दी जानी चाहिए। परिवार इसको कहते हैं, परिवार केवल माता पिता पुत्र कन्याओं का जमावड़ा नहीं है, एक घर के छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं है। परिवार आपसी संबंधों से बंधा हुआ और उन संबंधों को संपूर्ण विश्व तक विस्तारित करते जाने वाला, मानवता के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता समूह है। देश के लिए पुत्र दे देती है माता जी,
धर्म के लिए युद्ध हुआ महाभारत का, पांचों पांडव निकले, महाभयंकर संग्राम संवार होने वाला है, उसमें जा रहे पांच पुत्र, कुंती पति नहीं है, पुत्र ही उसका आलम्बन है, पांचों जा रहे लड़ने के लिए। कौरव पक्ष में एक से एक वीर है, भीष्म द्रोण कृप कर्ण दुर्योधन, प्रतिज्ञा करके बैठे पांडवों के वध की, और पुत्र सामने खड़े हैं। कुंती आशीर्वाद देती है, कहती है कि देखो क्षत्राणी अपने पुत्रों को जिसके लिए तैयार करती है, वो प्रसंग तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे जीवन में चलकर आया है, जाओ विजय संपादन करो। रोती नहीं है। तानाजी का लड़का, उसका विवाह था, विवाह निमंत्रण देने गया छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। वो विचार कर रहे थे कोंडाना किला जीतने के लिए तानाजी को भेजेंगे, उतने में वो उपस्थित हो गया। उसके ससुर शेलार मामा वो भी थे साथ में। उसने लग्न पत्रिका थमा दी, तो शिवाजी महाराज ने पढ़ी और कहा अरे गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया महाराज? नहीं कोई बात नहीं, तुम विवाह का निमंत्रण देना, हमारा आशीर्वाद है, हम आ नहीं पाएंगे कोंडाना किला। अरे महाराज हम हैं, आप क्यों जाएंगे? नहीं नाम तो तुम्हारा ही सोच रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे पुत्र का विवाह है, वो करो। कहा नहीं पहले कोंडाना का विवाह करें। अब देखो कैसा है कुटुंब में वातावरण। तानाजी वचन दे देता है, उसके बुजुर्ग, उसके ससुर है 80 साल के, वो ये नहीं कहते कि अरे भैया भावना के आवेग में क्या कर रहे हो, देशभक्ति वगैरह बड़े लोगों का काम है, तुम ये मत करो, रिस्क मत लो, वो नहीं कहते। वो स्वयं जाते हैं तानाजी के साथ लड़ने के लिए। तानाजी को जिसने रण में गिराया उसको वो गिराते हैं। और रायबा भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसको गांव रोकता है, तुम्हारा विवाह है तुम मत जाओ, तुम अगर वहां कुछ हो गया तुम्हारा, यहां एक लड़की, उसका जीवन उद्ध्वस्त हो जाएगा। और पूरा गांव पंचारती लेके तानाजी और उसके उस गांव के 300 साथी सबको विदाई देता है युद्ध के लिए। कारगिल के युद्ध में राजस्थान के एक घर में अडवाणी जी गए, उस घर का बेटा शहीद हो गया था। तो माताजी से बात हुई, सांत्वना वगैरह दी। निकलते समय माताजी ने कहा कि अडवाणी जी एक बात की कमी बहुत खलती है, हमारे घर के सब लोग सेना में है, ये मेरा आखिरी पुत्र था वो चला गया, अब सेना में भेजने के लिए मेरे पास और पुत्र नहीं है, इसकी कमी खलती है। हमारा कुटुंब ये केवल आपस के स्वार्थों से बंधा नहीं है, वो संबंधों से बंधा है, और उसके संबंध मर्यादित नहीं रहते। ये संबंधों का मंडल विस्तारित होते होते राष्ट्रभक्त परिवार बनता है, मानवता का पुजारी परिवार बनता है, संपूर्ण विश्व को अपना मानकर चलने वाला चलाने वाला परिवार बनता है। ये सारा विकास, इसको हम सामाजिकता का विकास कहते हैं। सामाजिकता का कहते हैं, समाज तक मर्यादित नहीं रहती। यह विश्व ही मेरा घर है, ऐसी जिसकी मति स्थिर हो जाती है, विश्व के चराचर वस्तुओं में जो खुद को देखता है और खुद में उन वस्तुओं को देखता है, चल अचल जीवित निर्जीव सबको, ऐसा व्यक्ति हमारे कुटुंब के संस्कारों से तैयार होने की प्रक्रिया चल पड़ती है। ये जहां होता है वो हमारा कुटुंब है, और ये कुटुंब हमारे समाज का आर्थिक घटक भी है। हमारी परंपरा में, हमारी अपनी आर्थिक व्यवस्था में, दृष्टि में परिवार कुटुंब आर्थिक व्यवसाय चलाते, कुटुंबों के समूह कुल बन जाते, कुटुंबों के आपस में संबंध होते हैं तो उनका एक कुल बन जाता, और कुलों के व्यवसाय रहते हैं। ये व्यवसाय उसकी सुरक्षा कुल कर लेता है, एक व्यक्ति नहीं चला रहा है, एक मालिक नहीं है, संभालने वाले अनेक है, क्योंकि कुल के सब लोगों के, सब कुटुंबों के व्यवसाय पूरे कुल के व्यवसाय है। तो कहीं किसी को कमी हो गई, पूरा कुल उसकी मदद करता है। एक तरह से सब उद्योगों के लिए
ये इंश्योरेंस हो जाता है। अभी अभी आधुनिक जगत में ऐसा हुआ, तिरुप्पुर नाम का स्थान है दक्षिण भारत में, हाथकरघे पर उत्तम कपड़ा बुनने वाले बुनकर हजारों की संख्या में वहां थे। उसकी साड़ियां वगैरह उसका व्यापार करने वाले वैश्य समाज के कुछ धनवान लोग भी वहां थे। वर्ल्ड कंपटीशन शुरू हो गई। अब दुनिया के आगे क्या टिकेगा हाथकरघे वाला, पावरलूम लाए वगैरह सब करके देखा। फिर क्या हुआ, वहां के सारे जो धनिक लोग थे, दो तीन बैंकें थी, ये सब इकट्ठा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इनके व्यवसाय चलेंगे तो लोगों का आना जाना रौनक रहेगी, हमारा भी व्यापार चलेगा। हमारा केवल कपड़ों का व्यापार नहीं है, परचून की दुकान भी लोग है तब चलती है। आबादी बनी रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, तो इनका व्यवसाय चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने उनको बताया कि आप कर्जा लेके अपना अपना व्यवसाय बड़ा करो, तकनीकी लाओ, सब कुछ करो। तो उन्होंने तय किया हम अपने व्यवसाय में एक्सलेंस लाएंगे, और इन्होंने तय किया कि इनको हम मदद करेंगे। कब आप वापस करोगे वगैरह ज्यादा हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे। उन्होंने विचार किया कि हमको पैसा लगेगा, पैसा देने वाले ये है, पैसा लेके ऐसा वापस करेंगे कि इनको पैसा देना बंद नहीं करना पड़ेगा। और आज तिरुप्पुर का टेक्सटाइल व्यवसाय सारी दुनिया को यशस्वी टक्कर दे रहा है। इस आत्मीयता के संबंधों का परिणाम यह है कि वहां नौकरी करने के लिए व्यक्ति जाता है, 40 देशों के लोग जाते हैं, अपने देश के सब प्रांतों के लोग जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाता है, मालिक बन के लौटता है। और समाज का बल इतना बढ़ा है कि अगर वहां की महानगर पालिका या सरकार कुछ जनहित के काम नहीं कर पाती तो उसकी राह देखे बिना ये लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप केवल परमिशन दो, रोड बना डालते, ब्रिज बना डालते, समाज अपने भरोसे कर लेता है। ऐसा ही कुछ चित्र आज सूरत शहर में भी देखने को मिलता है, और भी जगह होंगी, क्योंकि ये परिवार भावना हमारे इकोनॉमिक यूनिट का आधार है। कुटुंब हमारा इकोनॉमिक यूनिट है, कुटुंब हमारे संस्कार की पाठशाला है। वहां जो आत्मीयता का संबंध बनता है उसके कारण आयु के 3 साल तक छोटे बच्चे की प्रवृत्ति बनती है, शिक्षा शास्त्र कहता है। जीवन में वो दिशा कौन सी पकड़ेगा, आयु का 3 साल होते तक उसकी परवरिश कैसे होती उस पर वो निर्भर है, वो बन जाता है। सत्प्रवृत्त बनेगा कि दुष्प्रवृत्त बनेगा। और इन 3 साल में वो अपने माता पिता परिवार के ही साथ रहता है और किसी के साथ नहीं रहता। वही उसके प्रिय होते हैं, वही उसके भगवान होते हैं, वही उसके जीने का सहारा होते हैं। वो जो जैसी प्रवृत्ति उसकी बनाएंगे वैसा वो बनेगा। आगे चल के 12 वर्ष की आयु तक अपने बड़ों से, अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से वो सीखता है। तो कुटुंब उसका शिक्षा केंद्र बनता है। 12 साल की आयु तक शिक्षक सिखाते हैं, लेकिन प्रमाण तो माता पिता रहते हैं। 12 साल की आयु के बाद शिक्षक प्रमाण हो जाते हैं, माता पिता दूसरे नंबर पर आते हैं। इसलिए घर से ज्यादा उपदेश उस समय नहीं करना चाहिए। पहले ये आयु जरा ये थी तो श्लोक था, लालयत पंचवर्षानि दशवर्षम तु ताड़येत और प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। लड़का आज की भाषा में टीन एज में आने के बाद आप ज्यादा उस पर प्रेशर डालोगे, वो बगावत करेगा। उस समय मित्रवत स्नेह रखकर उसको समझाना चाहिए। समझता है, सीखता है, लेकिन ये सारा काम कुटुंब में होता है। बाहर जाता है, जीवन को फेस करता है, अच्छे बुरे सारे प्रभाव उस पर होते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा होते हैं। अभी कोरोना के समय में आपके घर के सब बच्चों ने मोबाइल का उपयोग किया होगा। वो मोबाइल तो रह गया, ऑनलाइन स्कूल बंद हो गया, होना शुरू हो गया प्रत्यक्ष, लेकिन मोबाइल तो रह जाएगा। मोबाइल देखना भी आ जाएगा। मोबाइल पर कौन क्या देखता है, इसका नियंत्रण कौन करता है? ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या क्या दिखाते हैं, मीडिया में जो आता है वो ये सोच के थोड़ी आता है कि
बालकों के लिए क्या अच्छा रहेगा, संस्कारों के क्या लिए क्या अच्छा रहेगा। मीडिया कमर्शियल है, किसकी खपत है और किससे मिलेगा, टीआरपी कहां से मिलेगा, वो दिखाते हैं। क्या देखना क्या नहीं देखना, इसका विवेक जब तक हमारे घर में हमने सिखाया नहीं, तब तक तो दुनिया खुली है। लड़का बाहर जाने वाला है, उसको बाहर जाना चाहिए, बाहर जाएगा तो ये सब लोग मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। क्या लेना क्या नहीं लेना, इसका विवेक घर में बनता है। वो संस्कार धानी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ऐसा ये हमारा कुटुंब है, वो हमारी सामाजिक इकाई है, आर्थिक इकाई है, संस्कार धानी है, और अपने जीवन से दुनिया को जीवन की रीति सिखाने वाला वो हमारा समाज का घटक है। कैसे जीना चाहिए, रामायण सारी दुनिया में लोग पढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं। महाभारत सारी दुनिया में लोग पढ़ते, प्रेरित होते। क्या है, इतिहास तो है ही अपना। लेकिन जो नहीं भी मानते उनके लिए कुटुंबों की कहानी तो है ही, उसमें कुटुंबों की ही कहानी है। रामायण में प्रत्येक कुटुंब के घटक का आदर्श व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसका चित्र है। सारी दुनिया में उसकी मान्यता है। महाभारत में कलह क्यों होता है, कलह कैसे टालना चाहिए, कलह टालने के लिए समय पर निर्णय कैसे करना चाहिए, नहीं किया तो कितने भीषण परिणाम होते। और कितनी भी भीषण परिस्थिति हो, अपने कर्तव्य और धर्म को कैसे नहीं छोड़ना चाहिए। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु, प्राण जाए तो भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना। कुटुंबों में ये सब कैसे करना, इसकी शिक्षा महाभारत से मिली। हमारा कुटुंब इसलिए सारी दुनिया के सामने राम का, धर्म का, कृष्ण का, भीम का अनुकरण करके उदाहरण स्वरूप कुटुंब बनता है। आज के तारीख में भारतीय कुटुंबों का अध्ययन पाश्चिमात्य देश कर रहे। यूनाइटेड किंगडम में हिंदू स्वयंसेवक संघ चलता है, उसके संक्रांति उत्सव में तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गारेट थैचर आई थी। उसने अपने वक्तव्य में, उत्सव में ये कहा कि आप भारतीय लोग, आपके कुटुंब की देन हमको बहुत आवश्यक है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारे यहाँ माता पिता वृद्ध होते, पति पत्नी दोनों कमाने वाले, देखने के लिए कोई नहीं, तो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते। व्यवस्था बनाई हो, प्रेम रहता भी होगा पता नहीं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि उनको फिर घर में नहीं रखते, वृद्धाश्रम। हर इतवार को घर के लोग जाते हैं, एक पुष्पगुच्छ, थोड़ी मिठाई, जिसको जो अच्छा लगता है, पढ़ने वाले पिताजी या माताजी हो तो पुष्प किताब वगैरह ऐसा देके 1.5 घंटा बैठ के चले आते। 7 दिन नहीं मिलेंगे क्योंकि समय नहीं। तो मार्गारेट थैचर ने कहा कि आपके यहाँ माता पिता को घर में रखते हैं, बीमार है, खटिया पर ही है, वही सब करना पड़ता है, तो आप उनकी सेवा करते हो। और हमने ये देखा है कि परिवार का कोई आदमी अपनी नौकरी वगैरह छोड़कर उनकी सेवा में लग जाता है। ये आप कैसे कर लेते हो, इसकी हमको आवश्यकता है। ये हमारा कुटुंब है, ये भारतीय कुटुंब है, उसका एक कर्तव्य अपने आप को ठीक चलाना है, और ऐसे अनेक कर्तव्यों को पार करते करते एक अंतिम कर्तव्य ये है उसका कि संपूर्ण दुनिया के सामने कुटुंब कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना। और ये करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका सारा ज्ञान अपनी हजारों वर्षों की प्राचीन परंपरा में से हम तक अक्षुण्ण चलता है। सब प्रकार की परिस्थितियों में हमारे लोगों ने वेद काल के समय से अपने कुटुंब को चलाकर दिखाया है, अभी अभी तक, आज भी। और इसलिए हमको विचार करना चाहिए। आज हम लोग जानते हैं परिस्थिति बड़ी कठिन है, लोगों को अच्छा रहना कठिन होते जा रहा है, इतने विपरीत प्रभाव और परिस्थिति में है।
चाहे अनचाहे, जाने अनजाने क्यों न हो, लेकिन है। बिगाड़ने के लिए भी प्रयास चलता है। आप जानते हैं, ये कपोलकल्पित कथाएं नहीं है। अनेक वर्षों तक, अनेक शतक यानी सदियों तक या अनेक दशकों तक गुलाम बनाए रखने के लिए चाइना में पाश्चिमात्य देशों ने अफीम भेजा, चाइना की युवा पीढ़ी को ड्रग्स वाली बना दिया और उसके पंगुत्व के भरोसे चाइना पर राज किया। हमारे यहां आज यही प्रयोग चलता है। भारत में जो ड्रग्स आते हैं उसके पीछे कौन है, इसको देखेंगे जरा। पकड़े गए उनकी जानकारी क्या मिली, मीडिया में पढ़ेंगे जरा तो आपको पता चलेगा ये कहां से आता है और क्यों आता है, और उससे जो लाभ होता है उसका पैसा कहां जाता है। लेकिन है वो प्रभाव परिस्थिति में। समाज के वातावरण में अच्छी बातें सीखे, ऐसी बातें कम रह गई है। गाली गलौज सीख सकता है, छोटे छोटे मतों में जो भेद होता है उसको चौड़ा करके अलगाव फैलाने वाली गतिविधियां वो बहुत मिलती है, जोड़ने वाले कम मिलते हैं। आचरण के मर्यादा के बगैर जीवन ठीक होता नहीं, उसको अनुशासन चाहिए। लोहे के कण जब अनुशासन की रचना में आ जाते तब उसमें चुंबकीय शक्ति आ जाती है। निर्जीव से लेकर सजीव तक यह सत्य सनातन सत्य है, लेकिन आचरण की स्वैरता का पुरस्कार करने वाला व्यापार सर्वत्र चलता है और विचार के अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य के नाम पर उस स्वैरता का समर्थन भी होता है। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को ठीक कैसे रखें? तो एक शस्त्र है जो हमारे हाथ में है। हम अपने कुटुंबों में यह बात उत्पन्न करें। हमारा कुटुंब भारतीय परंपरा के अनुसार अच्छा कुटुंब हो, वो अपने परिवार की चिंता करने वाला कुटुंब हो, वो अपने समाज की, मानवता की और जब प्रसंग आएगा विश्व की चिंता करने वाला राष्ट्र समर्पित कुटुंब हो। क्योंकि भारत राष्ट्र से समर्पित हो जाना इसका मतलब है विश्व की एकात्मता और शांति को समर्पित हो जाना। भारत उसी के लिए है, धर्म देता है सारी दुनिया को। इस कुटुंब में उस धर्म का आचरण प्रत्येक व्यक्ति करे। धर्म यानी पूजा पाती नहीं, केवल पूजा पाती उसका एक अंग है। धर्म में अनेक पूजाएं हो सकती है और धर्म में परस्पर विरोधी पूजाएं भी हो सकती है, और धर्म वही होता है जो सब पूजाओं को अपने में समा लेता है। धर्म तो होता है सबको जोड़ने वाला, सबको ऊपर उठाने वाला, उन्नत करने वाला और सबको बिखरने न देने वाला। इसको कहते धारणा। व्याख्या उसकी अपने आई है, धारणा धर्म इत्याहु। धर्म के लिए बाहर की भाषाओं में शब्द नहीं है। अंग्रेजी में रिलीजन जो कहते हैं वो पूजा है, संप्रदाय है। उस रिलीजन को हम धर्म करते हैं, हमको अपनी भाषा हम भूल गए। तो क्या करना? इसलिए अपने परिवार में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। पहली बात, भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, ये 6 काम, भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण, भजन, भोजन, अपने परिवार में अपना होना चाहिए। बाहर आप क्या करते हैं? बाहर बोलना पड़ता है, विदेशी भाषा बोलनी पड़ती है, विदेशी वेश भी पहनना पड़ सकता है। घर की चौखट के अंदर अपनी मातृभाषा ही बोली जाएगी। घर की चौखट के अंदर कम से कम देश में हम सबसे बात कर सके, इसलिए व्यवहार भाषा सीखी जाएगी। आज हिंदी है, हिंदी भाषिकों के घर में कोई एक अन्य प्रांत की भाषा भी सीखने का चलन बढ़े। ये स्वभाषा की भक्ति अपने यहां होनी चाहिए, स्वभूषा होनी चाहिए। अब भूषा देश काल परत्वे बदलती है। रामायण काल में कुछ भूषा थी, आज उसको पहन के रहो, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन पर्व त्योहार में कम से कम
अपने घर के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में रहे। वहां क्यों आपको कोट बूट टाई चाहिए? अपना गर्मी का देश है, उसके लिए वो वेश नहीं है। मणिपुर में जाइए, मणिपुर में शादी ब्याह के प्रसंग पर जितने लोग जाते, छोटे और बड़े, वो कोई कानून नहीं है, लेकिन वो सब के सब मणिपुरी वेश पहनकर ही जाते हैं। धोती, लंबा कुर्ता, वो एक विशेष प्रकार का सफेद फेटा होता है, गमछा होता है, सब लोग वैसे ही मिलेंगे आप। ये परंपरा है। हमारे अपने घर में स्वभूषा का मान चाहिए, स्वभूषा का ज्ञान चाहिए। धोती पहनने वाले हम लोग हैं, मुझे धोती पहनने नहीं आती, ये गल, मैं पहनता नहीं हूं हर बार, ठीक है, पर्व त्योहारों पर पहननी चाहिए, और पहनने के लिए मुझे पहनना आना चाहिए। स्व पर आग्रह रखते हैं ना, तो स्वाभिमान आता है, तो स्व का गौरव आता है, और स्व का गौरव आता है तो अपनी अच्छी बातों को पक्का रखने का बल प्राप्त होता है। भजन, अपना भजन गाना। अपने घर में उपासना है परंपरा से, एक भगवान की होगी, अनेक भगवानों की होगी। जो अपनी परंपरागत उपासना है उसको क्यों छोड़ना? समझाना वो उपासना कैसी है, ये भजन कैसा है, इसके अर्थ क्या है, क्यों ऐसा करना, कैसे मतांतरण हो जाता है। अपने घर के लड़के लड़कियां दूसरे मतों में कैसे चली जाती है, छोटे छोटे स्वार्थों के कारण, विवाह करने के लिए। करने वाले गलत है वो बात अलग है, लेकिन हमारे बच्चे हम नहीं तैयार करते। हमको इसका संस्कार अपने घर में देना पड़ेगा। अपने स्व के प्रति गौरव, अपने धर्म के, अपने पूजा के प्रति आदर, अपनी साधना का मर्म समझना, उसके लिए प्रश्न आएंगे तो उत्तर दे सकना, कंफ्यूज नहीं होना, इतना तो तैयार करना चाहिए अपने बच्चों को। और उसको तैयार करने के लिए अपने को तो सीखना पड़ेगा। भोजन अपना परंपरागत भोजन अपने यहाँ होना चाहिए। हाँ, कभी कभी पिज्जा ला लिया, कभी कभी बाहर जाके पाव भाजी खा ली, चल सकता है, लेकिन नियम नहीं बनाना इतवार के दिन होटल में ही खाएंगे। क्यों खाएंगे भाई? कोरोना ने आपको कुछ नहीं सिखाया? तब तो बाहर का सब मना कर रहे थे, दूर जाना है तो भी बांध के ले जाते थे। ये जिह्वा की रुचि के आकर्षण के मारे अपने स्वास्थ्य को क्यों बिगाड़ना? 800 प्रकार का भारतीय भोजन है कम से कम, मैं एकदम गिनती करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 800 से नीचे नहीं है ये मुझे मालूम। एक से एक रुचिकर और एक से एक न्यूट्रिशनली साउंड, आहार शास्त्र के अनुसार उत्तम ऐसे पदार्थों के प्रकार अपने यहां है। एक आपके उत्तराखंड में 4-5 प्रकार है भोजन बनाने के, पौष्टिक पदार्थ है, ऐसा स्वादिष्ट भी है, उसकी आदत लगानी चाहिए, अपने घर में उसका आग्रह रखना चाहिए। कभी कभी कुछ कर लिया, अब थोड़ा सा थाय बना लेते हैं, बना लो एक आध बार, कोई बात नहीं, द्वेष नहीं है अन्य लोगों का, लेकिन अपने आबो हवा के और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल तो अपना वही तरीका है। वो हजारों वर्षों के अपने जीवन से सिद्ध हुआ तरीका है, उसका आपको सर्वे नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन हजारों वर्षों से चल रहा है, और उसके भरोसे हमारे यहाँ 100-100 साल जीने वाले वृद्ध आज भी मिलते हैं। भ्रमण, जाओ सिंगापुर देखने जाओ, जरूर, पूरी दुनिया देखनी चाहिए। जितना देशाटन करेंगे उतना चातुर्य प्राप्त होगा, उतना अनुभव प्राप्त होगा, परंतु हम उसको देखेंगे और हमने काशी नहीं देखी, ये कैसे है भाई? भारत के भी पवित्र तीर्थ को, भारत के सपूतों ने जहां पराक्रम किया वो किले देखो, चित्तौड़गढ़ देखो, कुंभलगढ़ देखो, हल्दी घाटी की घाटी देखो, वहां एक बार चल के देखो, वहां वो संग्राम हुआ था, खानवा का युद्ध जिस दीवार के आड़ में हुआ, वो दीवार अभी भी है, वहां जाके देखो, देखने लायक बनाया है। महाराष्ट्र में किले देखो, उत्तराखंड में ऐसे अनेक स्थान हो गए, जलियनवाला बाग जाके आओ, ये भी अपने तीर्थ स्थल है, ये अपने लिए दर्शनीय यानी देखने लायक नहीं,
दर्शन करने लायक स्थान है। एक तरह से ये मंदिर है हमारे लिए। वहां जाके एक बार वहां की धूली मस्तक पर लगनी चाहिए अपने बाल बच्चों के, तब वो इस देश के बनेंगे। करना चाहिए, वहां भी जाना चाहिए। और अपने देश के अभावग्रस्त बंधु कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, पेरिस देख के आओ, न्यूयॉर्क देख के आओ, लेकिन अपने घर के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें कोई गरीब रहता, उसकी भी सुधि लेने बीच बीच में जाते जाओ, परिवार सहित जाओ, उसके परिवार को कभी घर में बुलाओ। इन 6 बातों को, भाषा, भूषा, भ्रमण, भवन, भोजन और भजन। भवन में अपने क्या लगता है, अपने भवन में वेलकम क्यों है, सुस्वागतम क्यों नहीं, तकिए पर भी अपने यहां स्वीट ड्रीम्स क्यों लिखा है। हिंदी भाषा समृद्ध है। चित्र किसके लगते हैं, विवेकानंद का चित्र है कि नहीं, गांधी जी का चित्र है कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर साहब का है कि नहीं, सावरकर जी का है कि नहीं। आज के अपने भारत को स्वतंत्रता के, गुलामी के पंख से निकालकर स्वतंत्र बनाने में जिन्होंने जीवन खर्चा किया, उनके फोटो अपने यहाँ होने चाहिए। भगत सिंह कैसे दिखते थे, हमारे घर में चित्र होना चाहिए। राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद होने चाहिए। ये करना और पंचयज्ञ नए रूप में पुनरुज्जीवित करना, सृष्टि की चिंता, अड़ोस पड़ोस की चिंता, पर्यावरण की चिंता, संपूर्ण समाज में एकात्मता की चिंता, नए अर्थ देकर इन पंचयज्ञों को करना, परंपरा के साथ साथ या परंपरा के बिना भी। इससे अपना परिवार सारे आश्रमों का, सारे समाज का, देश का, मानवता का, विश्व का आधार बन सकता है। असंभव काम नहीं है। इसका वर्णन मैंने शब्दों में किया इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ी आसान बात है। 4-5 बातें आप प्रारंभ करो। पहली बात है, सब घरों में, स्वयंसेवकों के घरों में आवश्यक है, अनिवार्य है, हफ्ते में एक दिन घर के सब लोगों ने तय करके शाम को निश्चित समय पर इकट्ठा आना। बस अगले हफ्ते से शुरू होना चाहिए। दिन आप निश्चित करो, समय निश्चित करो, इकट्ठा आना, अपनी श्रद्धानुसार भजन करना, बाद में आनंद से भोजन करना, घर में बना हुआ, घर के लोगों के द्वारा बना हुआ, और उसके बाद 2-3 घंटा गपशप करना। पहली बात है, अपने घर की परंपरा की जानकारी देना। अपने पूर्वजों की क्या परंपरा है, हमारे कुल में कौन कौन होके गए, किसने क्या अच्छा किया, हमारी कुल रीति क्या है, रीति रिवाज क्या है, जो समय अनुकूल है। दकियान उसी बातें छोड़ देना, उसको नहीं रिपीट करना। कभी हमारे यहाँ छुआछूत रहती थी, नहीं चाहिए, अब होगी परंपरा में, उसको हम नकारते। अच्छी बातें लेना। हमारी धार्मिक परंपरा क्या है, उसमें क्या क्या कहानियां है, क्या क्या पर्व त्योहार है, उसके अर्थ क्या है, इसमें हमारे घर में क्या चलता है, क्या चलना चाहिए। डिक्टेट नहीं करना, निर्णय नहीं देना। नई पीढ़ी चर्चा चाहती है, प्रश्नोत्तर चाहती है, जिज्ञासा का समाधान चाहती है। उनके साथ संवाद करना जो बंद हो गया है घरों में। मुक्त संवाद, अपना अपना विचार रखो, पूछो, बताओ, और सारे मंथन में से कोई एक छोटी सहमति बनती है, उसको आचरण में लाओ। और दूसरा विषय है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए रोज अपना समय खर्चा करता है, पैसा भी खर्चा करता है। अपने परिवार के लिए रोज कुछ ना कुछ हम समय देके करते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं। हम और हमारा परिवार जिसके कारण सुस्थिर है, उजड़ नहीं गए, विस्थापित नहीं हुए, फुटपाथ पर नहीं आना पड़ा, क्योंकि हमारा समाज सुरक्षित है, प्रतिष्ठित है। उस समाज के लिए रोज हम कितना खर्चा करते हैं, रोज हम उसके लिए कितना समय देते हैं, रोज हम उसके लिए कौन सा श्रम लगाते हैं।
इसका कोई संकल्प हो सकता है क्या? प्रत्येक का अपना अपना अपने कुटुंब में वो करना, उसको अमल में लाना, ऐसे ये चलेगी। और तीन बातों की चर्चा करना, वो गतिविधियां संघ में कही जाती है। एक है सामाजिक समरसता, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में मैं किसी को जात, पंथ, प्रांत, भाषा की नजर से नहीं देखूंगा, न ही उसके आधार पर उसको दूर रखूंगा। भेद वाला व्यवहार, जिस थाली में मैं खा सकता हूं उस थाली में वो भी खा सकता है, मेरा अपना है। ये संपूर्ण देश, भारत माता के सब लाल मेरे अपने हैं, उनकी जाति नहीं देखनी है, ऊंच नीच बिल्कुल नहीं देखना है, छुआछूत बिल्कुल नहीं चाहिए। आदत लग गई है समाज को नाम सुनते ही आप कौन, इसको पूछना या अनुमान लगाना, ये मन से निकल जाना चाहिए, भेद नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। ऐसा आचरण अपने स्वयं के जीवन में, व्यक्तिगत आचरण में, कौटुंबिक आचरण में, यानी अपने कुटुंब में, अपने सामाजिक जीवन में और अपने आजीविका के स्थान पर भी धीरे धीरे एक एक चीज सुधारते सुधारते ऐसा करना। अपने घर के सब लोग ऐसा करें, इसकी चर्चा उस बैठक में करना। दूसरा, हमारे घर में पानी बचाया जाए और हमारे घर के हरियाली में वृद्धि की जाए, और जहां जहां पेड़ लगाने का काम होता है वहां हमारा भी सहभाग हो, हम भी पेड़ लगाएं, घर को हरित घर करें। पर्यावरण गतिविधि कहते हैं, इसके कार्यक्रम घर में करने के क्या क्या है, आपको उस गतिविधि के कार्यकर्ता बुलाएंगे, एक आध बार उनको आपके कुटुंब की बैठक में, साप्ताहिक बैठक में बुलाइए, वो बताएंगे। और तीसरी बात है, यही जो आप कर रहे, हफ्ते में एक बार बैठकर इन सारी बातों की चर्चा करना, उसको कहते हैं कुटुंब प्रबोधन। इन तीन गतिविधियों को अपने घर में लागू करना, आचरण के स्तर पर, जानकारी के स्तर पर नहीं केवल। और ऐसा आचरण का स्तर अपना कुछ प्राप्त हो गया तो फिर अड़ोस पड़ोस के कुटुंबों को भी बुलाना, इस चर्चा में उनको बिठाना, हम क्या करते दिखाना, हमारा अनुकरण वो करे, ऐसे संबंध उनके साथ रखना। ऐसा करते हैं तो अपना कुटुंब सुरक्षित, प्रतिष्ठित, सद्गुणी, समाज का आधार बनने वाला गृहस्थाश्रमी कुटुंब बनेगा। और हमारे कुटुंब के कारण धीरे धीरे सारा समाज ऐसा बनेगा। जिस दिन समाज ऐसा बनेगा, सोया राष्ट्र जागेगा, और जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। दिसी दिसी फैला तमस हटेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु बनने के अनेक अन्य काम चलते हैं, वो तभी सहभागी होंगे जब इसके साथ समाज अपनी शैली बदलेगा। और समाज एकदम शैली नहीं बदलता, समाज की इकाई कुटुंब है, वो कुटुंब खड़े होने पड़ते जो इस शैली में आज के जमाने में जीकर दिखाते हैं। ये आह्वान सब स्वयंसेवक और उनके परिवारों के सामने है। और इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करके हम अपने कुटुंब को गढ़ना प्रारंभ करें। शाखा चलाना महत्व की बात है, उसके साथ साथ अपने परिवार की ऐसी साप्ताहिक, शाखा नहीं कहना उसको, प्रार्थना नहीं करना, ध्वज नहीं लगाना, प्रार्थना याद कर सकते हैं, एकात्मता स्तोत्र उसमें याद कर सकते हैं, लेकिन शाखा तो मैदान पर पुरुषों की लगेगी, क्योंकि महिलाओं की शाखा समिति की लगनी चाहिए। अपने घर के सब लोगों को उसमें भेजना, वो हमको तैयार होने का कार्यक्रम है, परिवार को बनाने का कार्यक्रम इस साप्ताहिक के बैठक द्वारा इस ढंग से करेंगे। समाज में वातावरण बनेगा, समाज अपना आचरण बदलेगा, शैली बदलेगा, सारे परिवर्तन के प्रयास यशस्वी होंगे और अपने भाग्य परिवर्तन को सफल करके भारत खड़ा होगा। तो हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, इस दृश्य का प्रत्यक्ष अनुभव हम अपने जीवन में, इसी देह में, इन्हीं आंखों से कर सकेंगे। वैसा हम कर सके, ये शुभकामना आप सबको देता हूं और मेरा वक्तव्य समाप्त